हेलो, यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन। दिस इज सारा चौहान। कोरोना वायरस का असर दुनिया भर में किस तरीके से है ये सभी जानते हैं, और कोरोना वायरस ने बच्चों पर उस तरीके से असर नहीं दिखाया था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बच्चों पर एक रेयर डिजीज असर दिखा रही है, इन्फेक्ट कर रही है। और सबसे ज्यादा जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क में, जी हाँ, न्यूयॉर्क में 100 से ज्यादा केसेस हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रेयर डिजीज है जो बच्चों पर अटैक कर रही है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा केसेस हैं, जी हाँ, 100 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बच्चे जो हैं इन्फेक्ट हो रहे हैं। वहीं जो 5 बच्चे हैं न्यूयॉर्क में, उनकी डेथ हो चुकी है। और न्यू जर्सी की बात करें, 18 केसेस देखे गए हैं। और जो 15 स्टेट्स है वहां पर अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और वहां पर इस पर रिसर्च भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम यूके की बात करें तो वहां पर 100 से ज्यादा इस तरीके के केसेस देखे गए हैं। और साथ ही साथ नॉर्दर्न इटली में भी इस तरीके के केसेस आए हैं। 10 से ज्यादा बच्चों पर इसका असर देखने को मिला है। और इसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें अगर बात की जाए, जो तमाम, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें या ब्रिटेन की बात कर लें, इस तरीके के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी से इस तरीके के केसेस आए, धीरे धीरे असर दिखाते हुए अब जो केसेस हैं वो 100 से भी ज्यादा हैं। और इसी इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए वी हैव डॉक्टर दीपा सुरेश, शी इज पीडियाट्रिक एंट्रोक्रोनोलॉजिस्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम फ्लोरिडा। Dr. Deepa, thank you very much joining with us. Thank you. Thank you for having me on your show, Sarah. Namaste. नमस्ते डॉक्टर दीपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो केसेस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो न्यूयॉर्क में देखने को मिल रहे हैं। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, जिसमें उन्होंने अलर्ट भी किया कि इस पर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बच्चों का ट्रीटमेंट करती रही हैं, बच्चों को बहुत करीब से उस तरीके से देखा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये कोरोना वायरस ही है या फिर कोई और डिजीज है, कोई और रेयर डिजीज जो बच्चों पर अटैक कर रही है? तो सारा, जब ये शुरू हुआ था कोविड-19 नवंबर दिसंबर में, तो हमें लगा था कि बच्चों को ये अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स मिल रहे थे चाइना से, इटली से, वहाँ से, तो उसमें बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा था। पर अब हम देख रहे हैं कि बच्चों को एक्चुअली अफेक्ट करता है, इतना नहीं कि जितना अडल्ट्स में देखते हैं, पर बच्चों में भी देखते हैं। और ये जो नया देख रहे हैं हम, वो एक पोस्ट वायरल सिंड्रोम है। हम उसको पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज कह रहे हैं। ये जो है एक पोस्ट वायरल सिंड्रोम है। ये क्या होता है कि जब वायरस इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स होता है। उसके इम्यून रेस्पॉन्स से ये आ जाता है। वी नो इट एज कवासाकी सिंड्रोम। ये we are calling this Kawasaki like syndrome, pediatric multi-system inflammatory disease. ये जो पोस्ट वायरल इम्यून रेस्पॉन्स है। राइट। और जैसा कि आपने कहा, अब जी, केसेस बढ़ रहे हैं। द लास्ट आई चेक्ड देयर वर 150 केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी से केसेस रिपोर्ट्स आ रहे हैं। 14 अदर स्टेट्स हैव रिपोर्टेड द सेम थिंग। लेकिन डॉक्टर दीपा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब शुरू में इस तरीके के केसेस आए थे तब ये समझा गया कि कोरोना वायरस जो है अटैक कर रहा है बच्चों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब रिपोर्ट आई सामने तो ये चीज़ क्लियर हुई नहीं, और अभी भी ये क्लियर हो नहीं रहा। सीडीसी जो है, सीडीसी ने भी अलर्ट किया है कि केसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, वहां पर भी केसेस तेजी से देखने को मिल रहे हैं। इटली में आप देख लीजिए कितने ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो ये जो केसेस देख रहे हैं हम बच्चों में, ये ज़्यादातर उन बच्चों में है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे अस्थमा है या फिर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज़्ड है। और जो बच्चों में सिम्पटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एडल्ट्स के जैसे, जैसे बुखार हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, कॉफ, कुछ बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन हम सोच रहे थे कि ये माइल्डर है। That is true. It is milder in kids, and the cases are relatively less. Like when you're seeing thousands of cases in adults, you're only seeing hundreds of cases in kids. राइट। So it's relatively less, but we're also seeing a rise of this post-viral syndrome, the Kawasaki-like syndrome. लेकिन डॉक्टर दीपा, इसका कोई कनेक्शन कोरोना वायरस से है?
क्योंकि बार-बार यही सवाल सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी उस तरीके से जो रिसर्च सामने आनी चाहिए, वो उस तरीके से आ नहीं रही क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, ज़ाहिर-सी बात है। इसको देखा जा रहा है कि दरअसल ये है क्या? क्या वाक़ई कनेक्शन है कोरोना वायरस से? तो देखा जाए तो कवासाकी इज़ अ रेयर कंडीशन और हम देखते हैं इट कैन हैपन विद एनी वायरल सिंड्रोम, एनी वायरल पोस्ट वायरल इन्फेक्शन। लेकिन जब इटली में उन्होंने नंबर्स देखा तो एक कोविड-19 के बाद नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। और जो केसेस टेस्ट किए उसमें से 60 टू 70% ऑफ द किड्स who had this Kawasaki-like syndrome or the multi-system inflammatory syndrome were COVID positive. So it's most likely related to COVID-19. राइट। डॉक्टर दीपा, ये भी कहा जा रहा है कि 30 टाइम्स जो है ये ज़्यादा रेयर जो डिज़ीज़ है वो बढ़ गई है, यानी इसका डर जो है और भी ज़्यादा है। हालाँकि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए डॉक्टर दीपा यही बताना चाहते हैं कि डिज़ीज़ चाहे कोई भी हो, कोरोना वायरस से भी पूरी दुनिया फ़ाइट कर ही रही है। सवाल क्योंकि बच्चों पर आता है तो पेरेंट्स बहुत जल्दी डर जाते हैं। आप क्या बताना चाहेंगी पेरेंट्स को कि अगर उनके बच्चों में मान लीजिए कोई भी सिम्पटम नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं उससे पेरेंट्स कहीं न कहीं डरे हुए हैं। क्या करना चाहिए अगर बच्चे किसी भी तरह से अगर बीमार होते हैं या मान लीजिए कोई भी ऐसे सिम्पटम आता है तब? तो पहली बात तो ये कि आपको बच्चों को घर में रखना है, स्टे होम, स्टे सेफ। कहीं मत लेके जाइएगा। अगर आपको कहीं जाना है, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग जाना हो वगैरह, तो अकेले जाइएगा। मैं देखती हूँ कि हर जगह फैमिली के साथ आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब टाइम नहीं है ये करने का। अब बच्चों को घर में रखें। अगर जो कहीं जाना है तो बच्चों को मास्क पहनने चाहिए और हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप सिम्टम्स देख रहे हैं, सिम्टम्स जैसे फीवर हो या फिर रैश हो या फिर सांस लेने में मुश्किल हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल योर पीडियाट्रिशियन सो दे कैन अरेंज फॉर टेस्टिंग। वो टेस्ट करवाएंगे कोविड-19 का। या फिर अगर बच्चे को बहुत सांस लेने में मुश्किल हो रहे हो तो अगर आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो कोविड-19 का टेस्ट करेंगे और देन दे विल बी मैनेज्ड अप्रोप्रिएटली। राइट। The good thing, Saira, is that well, the positive thing is that ये जो Kawasaki like और syndrome है उससे recovery is pretty good. They only in few cases it becomes fatal. So it is important to call your राइट। pediatrician early. राइट। Right. डॉक्टर दीपा, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है इसके सिम्पटम्स हम क्या समझें? क्योंकि अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं। किसी-किसी बच्चे में जो है स्पॉट्स बॉडी में नज़र आ रहे हैं। कभी कोई हमने केसेस ये भी देखे हैं जहाँ पर बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि अलग-अलग सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं तो दरअसल ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग भी और डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी कि ये है क्या? आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये पता चल पाएगा? क्योंकि सभी जगह से कोशिशें तो की जा रही हैं तमाम कंट्रीज़ से। तो सिम्पटम्स बहुत सिमिलर हो सकते हैं। जो अडल्ट्स में होते हैं वैसे भी सिम्पटम्स हो सकते हैं कि बुखार आ जाए या फिर कॉफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। जो एक यूनिक थिंग देखते हैं हम बच्चों में वो है डायरिया एंड वॉमिटिंग, जो बच्चों में ज़्यादा होता है, अडल्ट्स में कम होता है। और जो ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम है, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जो हम बोल रहे हैं, ये किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। रैशेस आ सकते हैं, आंखें लाल हो सकते हैं, आइज में भी रेड, बुखार हो सकती है, क्रैक्ड लिप्स। अगर बहुत ही सीवियर हो जाता है तो हार्ट एंड किडनीज में भी इन्वॉल्व। तो एक कोई भी सिम्टम हो तो पहले आप अपने डॉक्टर को कॉल करें ताकि हम टेस्ट कर सकें। राइट। लेकिन डॉक्टर दीपा, अगर थोड़े से भी कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं बच्चे में तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या ख़्याल रखना चाहिए? क्या या अलर्ट आप किस तरीके से करेंगी ताकि जो बीमारी है या जो डिज़ीज़ है उसको और बढ़ने से रोका जा सके? अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तब नहीं रोक सकते। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। Like we talked, it's important to social distance, wear a mask, don't take the kids out, especially to crowded places. अगर आपको लगता है कि बच्चे को है कोई भी जो हमने सिम्टम्स बताया तो है तो the best thing to do is to get tested. राइट। यहाँ पे मैं इटली का एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी डॉक्टर दीपा। फ़रवरी 18 से ये केसेस वहाँ पर शुरू हुए। एक-एक केस आया, तब उतना ख़्याल लोगों ने नहीं किया या ध्यान नहीं दिया।
और अप्रैल 20 तक वहाँ पर 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन पर ये असर देखा गया, और जिसमें से 80% जो बच्चे थे, 80% जो बच्चे थे वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे। तो उसको क्या समझा जाए कि कोविड-19 क्या दूसरी तरीके से असर दिखा रहा है बच्चों पर? क्योंकि इसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो कोविड-19 से का असर उन पर हुआ है। तो ये क्या होता है कि जब ये क्लस्टर ऑफ केसेस होते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट द हाउ मेनी केसेस आर देयर। तो हम ये न्यूयॉर्क में क्यों ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क इज़ द हॉट स्पॉट। वहाँ पे इतने सारे केसेस है, तो और वो वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इट आर हायर। अगर वो स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो जो बच्चे ससेप्टेबल है या फिर इन्फेक्ट होने वाले थे, उनका केस ज़्यादा ही दिखेगा। So it's a matter of cluster of cases because of how dense the population is and how easily it can spread. राइट। डॉक्टर दीपा, लेकिन क्या समझा जाए, न्यूयॉर्क में तो पहले ही आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से क्या हालात हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं, और डेथ की देखिए आप कितनी 27,000 से भी ज़्यादा हैं। उसके बाद अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो करना क्या चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? So it is not surprising that we are seeing this cluster in New York, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतना dense population है, तो easily spread होता है। तो जो CDC recommend कर रहे हैं वही करना चाहिए। पहले तो social distancing करनी चाहिए, बच्चों को घर में रखो, stay safe, stay home। दूसरी तो avoid coming in contact with other people। Like I said, prevention is better than cure। Wear a mask if you have to go outside। अगर बच्चों को कहीं लेके जाना ही है तो मास्क पहने। अगर आप बाहर जाते हैं तो घर आने पर हैंड वॉश करें, change your clothes, keep away from the kids until you have done that, or if you're working and you come home, make sure you change clothes and wash your hands before you hug your kids. So prevention is always better than cure। राइट। ये जो right, राइट। sorry। डॉक्टर दीपा, इसको कहा जा रहा है ये रेयर डिजीज़ है। किसी भी बीमारी को लेकर जब कुछ कहा जाता है तो जाहिर सी बात है लोग डरने लग जाते हैं। आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी, वो क्यों ना डरें? क्योंकि जिस तरीके की डिजीज़ बढ़ रही है बच्चों में, पेरेंट्स में बड़ा डर है, लेकिन आप उनको क्या टिप्स दें ताकि वो ना डरें? पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है। और ये जो केसेस हो रहे हैं, जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो हंड्रेड्स में है कंपेयर टू लाइक मिलियंस इन द कंट्री। तो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, बट इट डजंट मीन एवरीबॉडी विल गेट इट। अगर आपके बच्चे में कुछ और कोमॉर्बिडिटी है, लाइक एस्थमा है, या फिर आपके बच्चा कीमोथेरेपी पे है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन टू मेक श्योर देयर इज नो एक्सपोजर। अगर हो भी जाता है, अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो मोस्ट किड्स हैव माइल्ड केसेस। मोस्ट किड्स डू नॉट हैव सीरियस कंडीशंस। अगर आप डेटा देखें तो less than 10% had to be राइट। admitted to ICU, and even those who went to ICU had a very good recovery। और ये जो पोस्ट वायरल देख रहे हैं हम, जो कवासाकी लाइक सिंड्रोम, वो भी that is again, if it is happening in a high number, it's only because it's a cluster। उससे भी recovery is pretty good। And there are very few cases that will become fatal। So it's very important first to prevent it, and secondly, if you suspect that your kid is infected, to call your pediatrician, get tested, get the right management early on। राइट। डॉक्टर दीपा, लेकिन जिस तरीके से न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो लगातार इस पर भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, एक तो वहाँ पर पहले ही न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का असर किस तरीके से है ये तो सबने देखा ही है, एपिसेंटर बना हुआ है लगातार अमेरिका, न्यूयॉर्क में। लेकिन उसके बाद फिर इस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस का असर वर्ल्ड वाइड जो देखने को मिल रहा है, तो क्या जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च तो कर रहे हैं इस पर, लेकिन क्या ये समझा जाए, क्योंकि अभी भी ये बात सामने तो देखिए आई नहीं है कि ये कोरोना वायरस ही है या फिर कुछ और है, इसको रेयर डिजीज कहा जा रहा है। ये रेयर डिजीज क्या हो सकती है? इसको ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो कावासाकी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। क्या ये कावासाकी ही हो सकता है? ऐसा भी है? कावासाकी इज लाइक अ पोस्ट वायरल, वो किसी वायरस के बाद हो सकता है।
तो this is very similar to what we are seeing in Kawasaki, except a few differences like age group. So Kawasaki is not a disease. I would call it more of like a syndrome because of any infection, right? So this is probably like Kawasaki, and because it's a cluster happening with COVID-19, it's Right. most likely COVID-19. And we are also seeing like 60 to 70% of these patients are testing positive for COVID-19. So ये most likely COVID-19 के बाद ही जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम है वो हो रहा है। तो डॉक्टर दीपा, क्या इसको ये समझा जाए, कोविड-19 के लिए जैसे कहा जाता है कि ट्रांसमिशन होता है, एक से दूसरे में फैलता है, स्प्रेड होता है। क्या ये जो रेयर डिजीज़ है, उसको भी यही समझा जाए कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो ट्रांसमिशन करेगी? नहीं, ये ऐसा स्प्रेड नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वायरस के अगेंस्ट, वो द एंटीबॉडीज यू मेक, ऑल द इम्यूनिटी यू हैव, दैट मे अटैक योर ओन सिस्टम। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट डजंट स्प्रेड, इट्स नॉट इन्फेक्शियस। चलिए, इट्स द इम्यून एटलीस्ट ये यहाँ पर रिस्पॉन्स। राहत की बात है कि स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो आपने टिप्स बताए हैं पेरेंट्स को, तो वो तो उनको याद रखनी है। डॉक्टर दीपा, आप फ्लोरिडा से हैं। फ्लोरिडा में अभी वहाँ पर क्या हालात है, ये भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, चाहे वो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हों, और क्या इस तरीके की जो ये रेयर डिजीज़ है, वहाँ पर भी क्या बच्चों के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आए हैं? तो फ्लोरिडा में कोई एक रिपोर्टेड पीडियाट्रिक केस नहीं है, एटलीस्ट ये कवासाकी लाइक सिंड्रोम का केस नहीं है। जो जहाँ मैं काम करती हूँ, मेयो क्लिनिक, वहाँ 3 हफ्ते से कोई पॉजिटिव केस नहीं है। तो आई वांट टू से वी आर फ्लैटनिंग द कर्व, सो होपफुली वी विल सी गुड रिजल्ट्स। आई राइट। एम वेरी होपफुल। राइट, राइट। क्योंकि डॉक्टर दीपा, उम्मीद तो सभी को है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि कोरोना वायरस का असर जब कम होगा, जो कर्व है वो फ्लैटन होगा, तो आपको लगता है कि ये जो केसेस है रेयर डिजीज जिसे कहा जा रहा है अभी, वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? ये जो पोस्ट वायरल है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन कम होता है, तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम वो भी कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली राइट। once we लेकिन control COVID-19, we should राइट, see राइट। less. डॉक्टर, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं। एक तरफ रीओपनिंग भी चल रही है, धीरे धीरे जो बिजनेसेस हैं उनको स्लोली खोला जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में 1.4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, एक मैं इसी से जुड़ा सवाल भी आपसे करना चाहूँगी, वैक्सीन पर लगातार काम किया जा रहा है, रेमडेसिविर वो अपना अच्छा असर दिखा रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विन उसने भी अपना असर दिखाया। आपको लगता है कि हम बहुत जल्द कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो खोज लेंगे? आपको लगता है अमेरिका सबसे पहले इसमें नंबर 1 रहेगा? डू यू थिंक सो? तो वैक्सीन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि पहले तो वैक्सीन डेवलप करना पड़ता है, फिर उसका ट्रायल करना पड़ता है, क्या ये सेफ है, क्या ये इफेक्टिव है। पहले उसको एनिमल्स में ट्राई करना पड़ता है, फिर ह्यूमंस में ट्राई करना पड़ता है। वो 3 फेज का होता है ट्रायल। पहले तो सेफ्टी ज़रूरी है, फिर इफेक्टिवनेस ज़रूरी है। तो महीने लग जाते हैं, महीने से साल लग जाते हैं ये सब करने में। अभी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं वैक्सीन डेवलप करने में, and some trials have already started, very initial phases, but I'm very hopeful we will have a vaccine soon. We'll have a vaccine soon, if not in days, weeks, maybe in months and year. राइट। लेकिन डॉक्टर दीपा, आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ आप तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके से डेटा इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ से रीओपनिंग भी चल रही है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स किस स्टेज पर है? I am very hopeful, क्योंकि United States has always been very good at managing any of these catastrophes. So the medical system, I would say, is the best medical system in the world. तो जो ये केसेस ज़्यादा हम क्यों देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा टेस्ट करते हैं। अब अगर आप ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखेंगे। तो ये जो वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश हो रही है, it is very impressive. So many places have started the research, and historically United States has always led the world with its research. So I'm very hopeful that we will have a vaccine. I'm also very hopeful that the treatments are working. So it's there is always hope on the horizon. तो क्या डॉक्टर दीपा, ये समझा जाए, चाहे हम इटली की बात कर लें या स्पेन की बात कर लें, या इंडिया की बात कर लें, ये जो तमाम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर केसेस इसलिए अमेरिका के मुकाबले कम है क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है? Part of
इट मे बी ट्रू, शायद वो इतना टेस्ट नहीं करते हैं जितना हम करते हैं, और partly it may also be that some countries were very good in social distancing and bringing it very early on. वो पहले से ही वो social distancing वो सब कुछ जारी था. America may took a little while to do that, so hopefully it's a cumulative result of that. And there were all kinds of theories of like BCG and BCG vaccine and malaria. We don't know how much is true, but part of it is definitely they're not testing, and part of it is they are very good at social distancing compared to the US. लेकिन डॉक्टर दीपा क्योंकि टेस्टिंग अमेरिका में हो रही है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिला है, केसेस और ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्या सिर्फ ये रीज़न समझा जाए या फिर यहाँ पर वो लापरवाही नज़र आई है, उस वजह से केसेस इंक्रीज हुए हैं? यहाँ पे it has been difficult to impose the social distancing compared to many other countries. Like some countries have done so well with social distancing, especially if you take like initial countries like South Korea or Australia or New Zealand. They did a phenomenal job Right. with social distancing. यहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ है वो इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज आई गेस द पॉपुलेशन हियर इज़ वेरी डिफरेंट. तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट करना, एंड इट डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज केसेस. इट डेफिनेटली हैज, आई वोंट डिनाई दैट. यस, राइट. डॉक्टर दीपा, इसी पर ही एक बार फिर से मैं बात करना चाहूँगी, और ये इटली के एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर लॉरेंजो. उन्होंने एक कोट यहाँ पर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रेयर डिजीज़ है ये सीधे तौर पर कनेक्टेड है कोरोना वायरस से, यानी अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग जो रिसर्च हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं. हाँ. जैसे वक्त बीतता है, हम we'll have more data, and once we have more data we have more information, and that helps with everything: management, treatment, association of this with the COVID-19. But जो आप rare disease बता रहे हैं, this is most likely COVID-19 because it has come along with the same, around the same time, so it has to be COVID-19. राइट. हमने देखा था कि लंदन में एक 14 ईयर्स ओल्ड बच्चे की डेथ इसी वजह से हुई है. न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि 5 बच्चों की डेथ इसी से हुई है. तो ऐसा क्या होता है कि बच्चों को बचाया नहीं जा सका? क्या ऐसा होता है, वो आपसे समझना चाहते हैं एक बार डॉक्टर दीपा. तो क्या होता है कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, तो मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, किडनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ब्लड वेजल्स जाते हैं हार्ट में वो इन्फ्लेम हो जाते हैं. तो अगर आपका ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, लाइक हार्ट फेल्स और द किडनी फेल्स, देन इट्स वेरी हार्ड टू सेव द चाइल्ड. जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इस मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. तो हम क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम फेल हो रहा है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और इम्यूनिटी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. वी यूज समथिंग कॉल्ड IVIG, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हाई डोज एस्पिरिन, और फिर वी यूज स्टेरॉइड्स, ऑल दिस टू रिड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स एंड द इन्फ्लेमेशन. तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतना एडवांस हो जाता है और हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है या फिर किडनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बचा नहीं पाते हैं बच्चे को, which is very Right. very sad. लेकिन डॉक्टर दीपा, Yeah. क्या ये समझा जाए कि ये जो रेयर डिजीज़ है अभी तो हमें बच्चों में नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये एडल्ट्स में तक जा सकती है या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पर जा सकती है? क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा बुरा असर सीनियर सिटीजन्स पर हुआ है. तो क्या ये रेयर डिजीज़ जा सकती है एडल्ट्स एंड देन सीनियर सिटीजन्स? So everything with coronavirus is so new. I don't think we know the answer to that. But if you look at Kawasaki itself, जो हम Kawasaki बोलते हैं disease, वो हम ज़्यादातर बच्चों में देखते हैं. We only see it in kids actually. वो adults में हम नहीं देखते हैं. ये जो response है, immune response है, बहुत ही strong immune response हम सिर्फ बच्चों में देखते हैं. शायद इसका cause may be that immune system of the kids are so immature and they have a very robust response compared to adults or senior citizens whose immune system is more tamed, so they may not have a very robust response. So I don't know the right answer to that question, but if it is just like Kawasaki, very unlikely that adults and seniors will get it, and it's exclusively a pediatric condition. लेकिन जैसे हमने देखा था कि कोविड-19 में हाइड्रोक्लोरोक्विन असर दिखा रही थी, कई पेशेंट्स हैं उन पर असर दिखाया, और रेमडेसिविर को हमने देखा उसने भी असर दिखाया. लेकिन क्या इसके लिए कोई इसी तरह की मेडिसिन है क्या?
कोई भी मेडिसिन जो कंट्रोल कर सके इस रेयर डिजीज को? तो इसका मोस्टली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो मैंने बताया कि आईवीआईजी, स्टेरॉइड्स, एस्पिरिन, और हम अगर कोविड पॉजिटिव है तो हम रेमडेसिविर भी यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू ऑल द थिंग्स आई मेंशन्ड। इट्स अ वेरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स है। देयर इज़ नो टारगेट लाइक when you use remdesivir you're like targeting the virus, but यहाँ पे target है immune system, so we try to suppress the immune system by giving all those immunomodulators or immunosuppressants. राइट। डॉक्टर दीपा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे दिखा रही है, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे टिप्स दें उनको। मान लीजिए अगर कुछ सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं या बच्चा हल्का भी बीमार होता है तो आपको पता ही है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्या करना चाहिए? खाने पीने में क्या करना चाहिए? किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? डाइट किस तरीके से होनी चाहिए? वो भी आप ज़रूर टिप्स दें। ठीक है। तो पहले तो अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है, अगर आपके बच्चों को कॉफ़ है या कुछ है, तो आप प्लीज़ डाइट कुछ चेंज मत कीजिएगा। अगर वो खा रहा है, पी रहा है, तो कंटिन्यू द सेम। लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन को कॉल करें, क्योंकि टेस्ट करवाना है तो वो पीडियाट्रिशियन के through the pediatrician there you can get tested. So definitely don't change the diet, or don't reduce the diet at least. If the child wants to eat, if the child wants to drink, please definitely give them everything. Fluids, lots and lots and lots of fluids, and control the temperature like you control with Tylenol, and then definitely get him or her tested. राइट। डॉक्टर दीपा, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा था, ये टिप्स कई डॉक्टर्स ने दिए थे कोरोना वायरस को लेकर, क्या उसमें विटामिन सी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और आप बचे रहते हैं। क्या इस रेयर डिजीज़ के लिए भी आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगी कि क्या कुछ ज़्यादा खाना पीना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनकी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बना सकें? There is some papers, if you see, that talk about vitamin C, vitamin D that helps Right. with the coronavirus. तो vitamin C जो होता है ये सब immune system को help करता है, तो you can definitely add vitamin C, or you can add vitamin C rich diet like lots of fruits, especially citrus fruits, or you can even give them supplements of vitamin C and vitamin D or multivitamins. It's not a definitive data, but definitely it doesn't harm, and if it helps, it's great. डॉक्टर दीपा, एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई ये रेयर डिजीज़ है, सभी डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं। और जब मैं ये इंटरव्यू करने जा रही थी तो तभी जो कई लोगों से मेरी बात हुई वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि डॉक्टर से ये सारे सवाल हमारी तरफ से ज़रूर पूछना। आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, रेयर डिजीज़ है, शुरुआत अमेरिका से हुई है, न्यूयॉर्क में केसेस हैं, और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी केसेस देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को ताकि वो ना डरें? पहले तो मैंने कहा था कि स्टे होम, स्टे सेफ, बच्चों को सबसे दूर रखें। सेकेंडली, इट्स स्टिल वेरी रेयर इन किड्स। आप देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बट लाइक जैसे मैंने कहा, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ 1 मिलियन केसेस, आउट ऑफ विच ओनली हंड्रेड्स आर पीडियाट्रिक केसेस। तो इतना भी कॉमन नहीं है। ये जो क्लस्टर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क में है, क्योंकि न्यूयॉर्क में केसेस ज़्यादा है और वहाँ का वायरल लोड ज़्यादा है। तो इट्स स्टिल अ रेयर कंडीशन इन किड्स, सो इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ। What I would advise is social distancing, stay home, wear a mask, wash your hands. Prevention, prevention, prevention. Prevention is better than cure, always. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपा, आपने इतने सारे टिप्स दिए हैं, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि पेरेंट्स डरेंगे नहीं। जिस तरीके से कोरोना वायरस से सभी ने फाइट की है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हों, दुनिया भर के लोग हों, इस डिजीज़ से भी ज़रूर लोग फाइट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर दीपा। थैंक यू I वेरी मच। have a complete hope we will overcome this as a humanity, definitely. थैंक यू वेरी मच You're डॉक्टर दीपा। welcome. You're थैंक यू। welcome. Thank you. तो डॉक्टर दीपा को आप सुन रहे थे फ्लोरिडा से, रेयर डिजीज़ पर बहुत सारे टिप्स उन्होंने दिए हैं। कोरोना वायरस से फाइट की है, ये डिजीज़ भी अब सामने है, इससे भी फाइट ज़रूर होगी, लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सारा चौहान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद NTV Houston।